कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कला एवं संस्कृति, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। कला एवं संस्कृति से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने कई बार क्या हुआ पढ़ा नहीं होगा। जैसे क्या हो गया मोहिनीअट्टम, सत्रिया, ठीक है, ये कहाँ होता है, शास्त्रीय नृत्य, ये नहीं आता है, इससे टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट में क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऐसे कौन से धार्मिक स्थल है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सबसे फर्स्ट में क्या आता है, खजुराहो। खजुराहो कहाँ आता है, तो ये आता है छतरपुर में। कहाँ आता है, छतरपुर में। खजुराहो चंदेल वंशों की क्या रही है, राजधानी क्या रही है। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ये भी याद रखिए। खजुराहो मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब किया गया है, 1986। कब किया गया है, 1986। आपको सन याद रखना होगा कि खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया है, 1986 को। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम फतेहपुर सीकरी। क्या, फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल बादशाह अकबर ने। किसने करवाया था, मुगल बादशाह अकबर ने। फतेहपुर सीकरी ये कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1986 को। कब किया गया है, 1986 को फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस किस को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सांची की बात करते हैं हम। सांची, जहां सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध स्तूप। सांची में सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध स्तूप। ठीक है, सांची का निर्माण किसने करवाया था, सन 1818 में जनरल टेलर ने। किसने करवाया था, सन 1818 में जनरल टेलर ने। ठीक है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1989 को, 1989 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, तो कब किया गया है, 1989 को। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हमेशा ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1984। कब किया गया है, 1984 को कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो कहाँ आता है, उड़ीसा में। कहाँ आता है, उड़ीसा में। अब हम बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल की, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ आता है, ये आता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1983। कब किया गया है, 1983 को क्या किया गया है, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कुतुब मीनार, अब हम देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार ये कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1993। कब किया गया है, 1993 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार कहाँ आता है, तो कहाँ आता है, दिल्ली में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1993 को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं भारतीय नाट्य कला कि किस राज्य का सबसे फेमस लोक नाट्य क्या है, जो हमेशा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, लोक नाट्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक गायन हो गए, हमेशा इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी छऊ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है। कई बार मध्य प्रदेश का पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो लोक नाट्य क्या है, तो क्या है, माछ है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं किस राज्य में कौन सा लोक नाट्य फेमस है। तेलंगाना की बात करते हैं हम। क्या, तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा लोक नाट्य होता है, पकती वेशालू। कौन सा लोक नाट्य होता है, पकती वेशालू। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी सारी अगर हम डिटेल बताएंगे तो हम अपनी क्लास को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी क्या दिया गया है, भारतीय नाट्य कला कि किस राज्य का कौन सा लोकनाट्य सबसे ज्यादा फेमस है। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा कई बार क्या पूछ लिया जाता है, छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा लोकनाट्य होता है, तो कौन सा होता है, नाचा या नाच। कौन सा होता है, नाचा या नाच। ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्या होता है, भांड फातिर। कौन सा होता है, भांड फातिर क्या होता है, जम्मू कश्मीर का लोकनाट्य होता है। ठीक है, पंजाब में क्या होता है, नकल भांड।
क्या होता है? नकलबांड। ये कहाँ का है? पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में क्या होता है? तमाशा। महाराष्ट्र में क्या होता है? तमाशा, बोबाड़ा, दशावतार, जादी पट्टी। क्या? जादी पट्टी। तो ये भारतीय नाट्य कला, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में कौन सा लोकनाट्य होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्योहार है। दोस्तों तमिलनाडु जो राज्य है वहां सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय त्योहार है वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? पोंगल। कौन सा है? पोंगल। तमिलनाडु के त्योहार है, क्या है? तमिलनाडु का क्या ये त्योहार है? पोंगल। पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। पूरे उत्साह और जोश के साथ क्या मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, 4 दिनों तक चलने वाला, कितने दिन है? 4 दिन। 4 दिनों तक चलने वाला ये पोंगल त्योहार, सबसे फर्स्ट पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। सबसे फर्स्ट दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। दूसरे दिन को क्या? दूसरे दिन को क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल। दूसरे दिन को क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल। तीसरे दिन को क्या कहा जाता है? मट्टू पोंगल। और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहा जाता है। क्या? कन्नम पोंगल। ठीक है, आपको याद रखना है कि पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का है, सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ठीक है, ये कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक। सबसे फर्स्ट दिन इसे क्या कहा जाता है? भोगी पोंगल। सेकेंड दिन सूर्य पोंगल, और थर्ड दिन मट्टू पोंगल, और फोर्थ दिन कन्नम पोंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? गबरी लोकनृत्य मूल रूप से संबंधित है। तो गबरी लोकनृत्य का मूल रूप से किससे संबंध है? भील जनजाति। किससे संबंध है? भील जनजाति। ठीक है, ये लोक नृत्य कहां पर होता है? राजस्थान के, आपको ये भी रखना है कि ये लोक नृत्य कहां होता है? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। कितने दिनों तक चलता है ये लोक नृत्य? 40 दिनों तक। कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। आपको ये भी याद रखना कि कितने दिनों तक चलता है, तो कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। गबरी लोकनृत्य मूल रूप से किससे संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जुलाई और सितंबर में मनाया जाने वाला त्योहार है जो 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है? तो कौन से दोस्तों? पट्टचित्र। कौन सी पारंपरिक पेंटिंग है? पट्टचित्र। ठीक है, तो ये क्या है? आपको ये सबसे पहले याद रखना है कि उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है पट्टचित्र। ठीक है, उड़ीसा की कुछ पारंपरिक कलाएं और है, जैसे क्या हो गया? सोरा पेंटिंग। यह दीवार पर भित्ति चित्रों के एक शैली है। आपको एक चीज याद रखना है कि जो सोरा पेंटिंग है यह दीवार भित्ति चित्रों की एक शैली है। ये पेंटिंग जिन्हें आइकॉन या एकोन भी कहा जाता है, दिखने में बाली पेंटिंग के समान है। ठीक है, पिपली ऑप्लिकार इसका क्या कार्य है? यह उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय शिल्पों में से एक है। इसका कार्य क्या है? यह उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय शिल्पों में से एक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग क्या है, तो क्या है? भट्टचित्र। क्या है? पट्टचित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया? भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से खालिस्तान द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत माता की जो पेंटिंग है मूल रूप से खालिस्तान द्वारा बनवाई गई थी। तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की पेंटिंग बनवाई गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता भी हैं। अवनींद्रनाथ क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता है। आपको ये भी याद रखना है। 1942 में विश्व भारती के कुलाधिपति बने हैं। क्या बने हैं? 1942 में विश्व भारती के कुलाधिपति बने हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो भारत माता की पेंटिंग है इसकी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? मेखला चादर जो है किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो किस राज्य की है ये? असम की। किस राज्य की है? असम की। पारंपरिक मेखला चादर कपास, मूंगा, फेर सिल्क और एरी सिल्क से बना होता है। किस से बना होता है? आपको ये याद रखना है। किससे बना होता है? कपास, मूंगा, फेर सिल्क और एरी सिल्क से बना होता है। ठीक है, अतीत में रिहा को एक चादर के रूप में पहना जाता है। किसके रूप में पहना जाता है? एक चादर के रूप में पहना जाता है। ठीक है, मेखला चादर किस राज्य से पारंपरिक पोशाक है? तो आपका आंसर होना चाहिए असम। कहां से है? असम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ
कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। किसमें से एक है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कुचिपुड़ी। नृत्य नाट्य की जो परंपरा रही है लंबी और समृद्ध रही है। इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में है। किसमें है? नाट्य शास्त्र में है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं, सितार का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है? सितार का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। इस वाद्य यंत्र का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसका वर्तमान स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत में आया था। कब आया था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके अनुसार 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के एक व्यक्ति को सितार का आविष्कारक माना जाता है। सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली कहां से विकसित हुई है? दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये कहां से विकसित हुआ है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। कहाँ का है? केरल राज्य का। क्या ये शास्त्रीय नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी और अट्टम, मोहिनी का अर्थ है जादूगरनी और अट्टम का अर्थ है नृत्य। दोस्तों मोहिनी अट्टम का अर्थ समझिए क्या है। मोहिनी अट्टम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का अर्थ है जादूगरनी और अट्टम का अर्थ है नृत्य। अट्टम का क्या अर्थ है? नृत्य। ऐसा कहा जाता है कि नृत्य का नाम भगवान विष्णु के महिला अवतार मोहिनी के नाम पर रखा गया था। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। ठीक है, क्या? मोहिनी अट्टम, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल डांस है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल डांस है? तो कौन सा है? मयूरभंज का छऊ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? मयूरभंज का छऊ। ये क्या है? अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। कैसा है ये? अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट के चरण और तकनीकें शामिल है। ठीक है, इसमें नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट के चरण और तकनीकी भी शामिल, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मार्शल डांस है? तो मयूरभंज का छऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों कौन सी फिल्म थी? आलम अर। कौन सी फिल्म थी? आलम अर क्या थी? भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म थी जो कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931। 14 मार्च 1931। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली बोलती फिल्म फीचर फिल्म कब रिलीज हुई थी, तो कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931 को। ठीक है, इसका जो निर्देशन, इस फिल्म का जो निर्देशन किया, किसने किया? ईरानी ने। किसने किया? ईरानी ने क्या किया? इस फिल्म का निर्देशन किया। आलम आरा की जो फिल्म थी किस कहानी पर आधार थी? तो वो भी देखिए, कुम्हारपुर के राजा। कौन से राजा? कुम्हारपुर के राजा और उनकी 2 पत्नियां जिनका नाम क्या था? दिलबहार और नवबहार। क्या नाम था? दिलबहार और नवबहार के इर्द गिर्द घूमते थे, मतलब उनके आसपास घूमते थे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? आलम अर, जो कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931। कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? अरट्टू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अरट्टू त्योहार है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो किस राज्य का? ये केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का। ठीक है, ओनम, त्रिशूल, पूरम, तिरुपतिरा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अरट्टू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो किस राज्य का? ये केरल राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सबको पता है ये कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। कहाँ का नृत्य है? गुजरात का, जो नवरात्रि के समय किया जाता है। गरबा सबसे ज्यादा कब किया जाता है? नवरात्रि के समय किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है? गुजरात का। गरबा नृत्य में केंद्रीय रूप से जलाए गए दीपक या हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की चारों नृत्य किया जाता है। तो देवी दुर्गा की क्या की जाती है? इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। ठीक है, बिहू भी याद रखिए आप, ये बिहू कहाँ का उत्सव है? ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। क्या? बिहू उत्सव। असम में 3 तरह से मनाया जाता है। जो बिहू उत्सव है ये असम में कितने तरह से मनाया जाता है? 3 तरह से। कई बार ये पूछा जाता है कि जो बिहू है, असम का जो त्योहार है, ये कितनी तरह से मनाया जाता है? तो कितने तरह से मनाया जाता है? 3 तरह से। ठीक है, माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। ठीक है, बिहू एक रंगीन आनंदमय त्योहार है। कैसा त्योहार है? रंगीन और आनंदमय त्योहार है, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि जीवन शैली को दर्शाता है। कैसी जीवन शैली को दर्शाता है? सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि जीवन शैली को दर्शाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, ये कैसा उत्सव है वो भी आपको याद रखना, कैसा ये फसल उत्सव है। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? असम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शंभू महाराज को क्या दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो किस नृत्य के लिए किया गया है? कथक। किस नृत्य के लिए किया गया है? कथक। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो भी याद रखिए, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? शंभू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? शंभुनाथ मिश्र। शंभुनाथ मिश्र इनका क्या था? मूल नाम था। इनका क्या था? मूल नाम था। ठीक है, उन्होंने भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली में 1952 में काम करना शुरू किया था। उन्हें 1956 में पद्मश्री, कब दिया गया था इन्हें पद्मश्री? तो वो भी याद रखिए, 1956 में। कब? 1956 में पद्मश्री। और 1967 में संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी, ये भी याद रखिए, संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? 1967 में। कब? 1967 में। ठीक है, फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? कथक के लिए। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? 1956 में। कब दिया गया? 1956 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। इनका मूल नाम क्या था? शंभुनाथ मिश्र। क्या नाम था? शंभुनाथ मिश्र। ठीक है, 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सलारजंग संग्रहालय को। सलारजंग संग्रहालय को क्या कहा जाता है? विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। इस संग्रहालय का प्रमुख हिस्सा नवाब मीर यूसुफ अली खान ने इकट्ठा किया था। किसने? मीर यूसुफ अली खान ने। ठीक है, संग्रहालय को 1961 में। कब? 1961 में। संग्रहालय को 1961 में राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय घोषित किया गया। यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय। आपको ये याद रखना है कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, विश्व कला संग्रहालय। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सलारजंग को। ठीक है, यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि पटवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या क्वेश्चन पूछा है? पटवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की। और पटवानी गीत के लिए सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब कब वो भी देखिए। ठीक है, इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 1987। कब दिया गया था? 1987 88 के बीच में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण कब दिया गया था? 2003 में। कब दिया गया था? 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2019 में।
2019 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पटवानी गीत के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है, कौन है? तीजन बाई, जिनका जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री कब दिया गया? 1987-88 के बीच में, ठीक है। पद्म भूषण कब दिया गया? 2003 में। और पद्म विभूषण कब दिया गया? 2019 में, ठीक है। पटवानी एक अनूठी लोक प्रदर्शन कला है। कैसी है ये? अनूठी लोक प्रदर्शन कला है, ठीक है। झाड़ू राम देवगढ़ और तीजन बाई पटवानी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। नाम याद रखिए, झाड़ू राम देवानगन और तीजन बाई पटवानी गीत के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको और किस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कर बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।